देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हाथ में फावड़ा लेकर पीटर ढेर सारी कब्रों के बीच बिल्कुल अकेला था। रात के घनघोर काले अंधेरे में आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए पास के जंगलों से गीदड़ों के रोने की आवाजें कानों में रह रह कर चुभ रहे थे। साथ में इन आवाजों का जवाब आसपास के कुछ कुत्ते भौंक भौंक कर दे रहे थे। कहते हैं कुत्ते और गीदड़ दोनों ही उन चुनिंदा जानवरों की श्रेणी में आते हैं जिनको दूसरी दुनिया की गतिविधियों का आभास सच में होता है। दूसरी दुनिया मतलब कि वो रहस्यमयी दुनिया जो इंसान के आसपास होते हुए भी उनके नज़रों से छुपी रहती है। उन लोगों की दुनिया जो इस दुनिया से तो हमेशा के लिए विदा ले चुके हैं, लेकिन अपने इंसानी जीवन में कुछ उद्देश्यों के कारण अतृप्त आत्माओं की दुनिया या फिर सीधे शब्दों में कहें तो भूतों की दुनिया में रह जाते हैं। इंसान होने पर सबको सबसे ज़्यादा लगाव होता है अपने खुद के जिस्म से, और मौत के बाद लगाव हो जाता है उस जगह से जहाँ पर वही जिस्मों को दफनाया गया हो या फिर दाह संस्कार किया गया हो। इन अतृप्त आत्माओं का सबसे बड़ा केंद्र होता है कब्रिस्तान, जिनमें कई आत्माएं सैकड़ों सालों से दफन अपने शरीर के आसपास मंडराती फिरती हैं। बाहर रो रहे इन कुत्तों और गीदड़ों की रोने की आवाज़ें स्पष्ट इशारा दे रहे थे कि इनका संबंध आज भी इसी कब्रिस्तान से ही है। पर शहर की आबादी से बहुत दूर इस सुनसान इलाके में इस कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर मुर्दों को दफन कर बनाई गई कुछ नई और कुछ पुरानी कब्रों के अलावा प्रतिक्रिया देने वाला जिंदा इंसान बस पीटर ही था। धीमी चींची की आवाज़ के साथ ऊपर नीचे लहराकर उड़ रहे चमगादड़ और कब्रिस्तान के कोने में लगे बरगद के पेड़ की टहनी पर बैठा एक बड़ा सा उल्लू अपनी डरावनी आंखों से बहुत जल्द होने वाले उस दुर्घटना को देखने वाला था। पीटर बारी बारी से सभी कब्रों को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने के बाद अब कब्रिस्तान के बीचों बीच स्थित एक कब्र के सामने ठिठक कर रुक गया। इस कब्र की स्थिति बता रहे थे कि यह ज्यादा पुराना नहीं है। कब्र के भारी हिस्से पर लगे संगमरमर पर लिखा था मोहम्मद मोहसिन खान, मृत्यु दिनांक 17 दिसंबर 2019। इस कब्र को देखकर पीटर खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों की चमक देखकर लग रहा था कि मानो एक बड़ा युद्ध जीत लिया हो उसने। पीटर ने तुरंत ही कब्र पर लगे लोहे के मजबूत फावड़े से प्रहार किया। दोबारा प्रहार करने के लिए फावड़ा ऊपर उठाया ही था कि तेज सरसराहट वाली हवा ने बरगद के पेड़ के पत्तों के साथ मिलकर जो खौफनाक सी आवाज उत्पन्न की। पीटर के भी होश उड़ गए। तेज चल रही हवा तूफान का रूप ले रहे थे। पेड़ों के सूखे पीले पत्ते झड़ झड़ कर आसपास के सभी कब्रों को घेर रहे थे। घनघोर अंधेरे में धूल के उड़ते गुब्बार ने पीटर को अपनी आंख पर हथेली से ढकने पर मजबूर कर दिया। बादलों ने भी चमकती हुई बिजली के साथ तेज कड़कड़ाहट उत्पन्न कर इस डरावने मंजर को और भी खौफनाक बना दिया। धूल चली जाने के कारण झपकती आंखों से पीटर ने विश्व का 8वां अजूबा अपने सामने देखा। जिस कब्र को वो खोदना चाहता था, अचानक से वो एक दरार के साथ जैसे फटने लगा, जिससे सीधा खड़ा हुआ एक हाथ बाहर निकलता आ रहा था। तेज आंधी की आवाज में भी बाहर कुत्तों और गीदड़ों के रोने की आवाज में लगातार बढ़ाव होता जा रहा था।
पीटर की वो हिम्मत जो उसको यहाँ तक लाए थे वो अब जवाब दे गई थी। डर से थर थर कांप चुका पीटर गेट की ओर भागा, पर इस विशाल कब्रिस्तान से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं था। किसी लड़की की बहुत तेज खिलखिलाने की आवाज़ से सारा कब्रिस्तान गूंज उठा। फूलती सांस और लड़खड़ाते कदमों के साथ भाग रहे पीटर को अभी तो दहशत की चरम सीमा का सामना करना ही बाकी था। एक एक करके कब्रिस्तान के सभी कब्रों से सुर्ख लाल खून से भीगे हुए हाथ निकल आए थे। अब सारे कब्रिस्तान से ही कई लोगों के ठहाकेदार हंसी के सामने और कोई भी दूसरी आवाज सुनाई देना बंद हो चुकी थी। इनमें पुरुष और औरतें दोनों की हंसी शामिल थी। बचाओ बचाओ, किसी से बचाने की गुहार लगाते पीटर की भय मिश्रित चीखें, चारों ओर से आती शैतानी हंसी और खिलखिलाहट और ठहाकों के बीच कहीं दब सी गए थे। ये सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से चल रहा था कि पीटर के गेट तक पहुंचने से पहले ही सभी कब्रों से हाथ के साथ साथ अब तो शरीर मुर्दे भी बाहर निकल आ चुके थे। कब्रिस्तान के अंदर लगी बार बार जलती बुझती हुई स्ट्रीट लाइट में सड़े गले शरीर वाले सालों से दबे ये मुर्दे पीटर को अपनी मौत के स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। पीटर चारों ओर से घिर चुका था। मुर्दों से आती हुई जोर की संघाड़ वातावरण में जैसे पूरी फैल सी गई थी। बचने का आखिरी चारा उसके पास था। उसने कमर पर लगी पिस्तौल निकालकर थरथराते हुए हाथों से दनादन सामने 5 फायर किए। मुर्दे की भीड़ में ये सभी गोलियां उनके शरीर में छेद कर निकल गई, पर उनका आगे बढ़ना जारी ही रहा। अब डर से पीटर के हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आने को बेताब थी। सारा शरीर कागज की तरह जैसे कांप रहा था। गला पूरी तरह सूख चुका था। उनमें से एक भयानक मुर्दा पीटर के कंधे पर हाथ रखकर सामने खड़ा था। कभी ना झपकने वाली उसकी बड़ी बड़ी आंखों से खून की बूंदें जमीन पर टपक रहे थे। नष्ट होते जा रहे शरीर के कई हिस्सों से बड़े बड़े सफेद रंग के कीड़े बाहर झांक रहे थे। विशाल चूहे के समान एक कबर बिच्छू उस मुर्दे के गले को खोद रहा था। चेहरे पर कई जगह पर मांस गल जाने के कारण बस हड्डियां ही दिख रहे थे। ये सब अपनी आंखों के सामने देख पीटर धड़ाम से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। अगली सुबह 6 बजे आमतौर पर दिनों में भी सुनसान रहने वाला ये कब्रिस्तान आज भारी पुलिस बल की उपस्थिति से आबाद था। पीटर की लाश और साथ लाया हुआ फावड़ा उसी कब्र के ठीक सामने पड़ी थी जिसको शायद वो खोदने आया था। बड़े पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में घटना का निरीक्षण किया जा रहा था। पुष्पक, ये क्या हो रहा है आखिर तुम्हारे थाना क्षेत्र में? 4 महीने में यह 8वीं मौत है इस कब्रिस्तान में। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी की मौत का कारण सिर्फ हार्ट अटैक ही होता है? पुलिस कप्तान एम अवस्थी ने इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पक शर्मा से बहुत ही झुंझलाते हुए कहा, सर, हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ दिन रात जांच में लगी हुई है। जितने भी लोगों की यहाँ मौत हुई है वो सब शहर के बड़े क्रिमिनल्स थे। ये अभी जो सामने पड़ा है पीटर फर्नांडिस आर्म्स और ड्रग्स का बहुत बड़ा सप्लायर था। गवाह ना होने के कारण 1 हफ्ते पहले ही जेल से बाहर निकला है। पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ कैसे आया इसकी जांच कर रहे हैं हम, पर अभी तक तो बस इस प्रकार की घटनाओं में कोई साजिश होने की बात सामने नहीं आई है। पर सर, यकीन करिए हम बहुत जल्दी ही केस सॉल्व कर लेंगे। इंस्पेक्टर पुष्पक ने जवाब देते हुए कहा।
साजिश तो ज़रूर है पुष्पक। इतने सारे क्रिमिनल्स यहाँ फावड़ों के साथ आते हैं, वो भी अकेले। देखो, तुम एक शानदार ऑफिसर हो, पर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। मीडिया भी पीछे पड़ चुकी है। अब तो अगले 4 दिन में मुझे ये केस का सॉल्व चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफ़र पक्का। फिर मुझे मत कहना। पुलिस कप्तान ने तल्ख लहजे में पुष्पक को चेतावनी दी और निकल गए। 35 साल का युवा पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पक एक बहुत ही ईमानदार, निर्भीक और दबंग छवि वाले पुलिस अफसर थे, जिसका खामियाजा वो अपनी 10 साल की नौकरी में 50 ट्रांसफ़रों के साथ भुगत चुके थे। पर उनको अपने उसूलों से समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन थाने में अपने केबिन के चेयर पर बैठे पुष्पक पीटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हुए बुदबुदाया, इसको भी हार्ट अटैक। सर, पीटर के घर से कब्रिस्तान वाले चौराहे के सभी सीसीटीवी चेक किए हैं। पीटर घर से अकेला ही कब्रिस्तान पहुंचा था। और सर, कॉल डिटेल्स में भी निकलते समय पहले किसी से बात नहीं की उसने इस बारे में। उसके परिवार और साथियों में सभी से पूछताछ की, पर किसी को भी कुछ पता नहीं है इसके बारे में। इस केस की तकनीकी जांच कर रहे पुष्पक के साथी सब इंस्पेक्टर पीयूष ने सल्यूट करने के बाद जांच के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए बताया, पीयूष, 8 बड़े अपराधियों का एक ही तरीके से मारा जाना, और सबसे बड़ी बात कि वो वहाँ फावड़ा लेकर जाते हैं। क्या करने जाते हैं रात में कब्रिस्तान? करियर का सबसे पेचीदा केस है ये, पर कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है इसमें। बल पड़ते हुए माथे पर हाथ रखते हुए पुष्पक सोच में डूब गए। तभी अचानक उसका माथा ठनका। फौरन घंटी बजाकर इस केस से संबंधित अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाया और फिर अपनी योजना बताई। इस कब्रिस्तान में जितने भी बड़े अपराधी मारे गए, वो सब मारे जाने के बाद कुछ दिन पहले ही सबूतों के अभाव से जेल से बरी हुए हैं। मतलब कि अगर हम उन्हें ट्रेस करें तो शायद कुछ पता चल जाए। और ये जो कब्र है, क्या नाम था उसका? तभी पीयूष ने कहा, सर, मोहसिन खान। इनके घर वालों के पास जाओ, इनसे बातचीत करो, आखिर कोई है इसका इस दुनिया में। तो इस पर पीयूष ने कहा, नहीं सर, वो अकेला ही था, उसका कोई परिवार नहीं है शायद। तभी पुष्पक का दिमाग ठनका। उसने एक इरादा बनाया, सुनो, अगर इसके कोई घर वाले नहीं हैं तो क्यों ना कब्र खोद कर ही देखा जाए, कोई ऑब्जेक्शन डालने वाला भी तो नहीं है। सभी लोग मान गए और फिर टीम को बुलवाकर कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कब्र की खुदाई की तो उसमें से जो निकला वो उनके होश उड़ा देने वाला था। दरअसल उस कब्र में ना तो कोई लाश थी और ना ही कोई हड्डी, बल्कि अगर कुछ था तो भारी मात्रा में ड्रग्स और गैर कानूनी हथियार। ये सब देखकर पुष्पक के तो जैसे होश ही उड़ गए। वहाँ पर सभी पुलिसकर्मियों के यही हाल थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब यहाँ पहुँचा कैसे, और क्या ये सब इस कब्र में कितने दिनों से था। इसकी उन्होंने जांच की, मगर कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो सारे हथियार और ड्रग्स उस कब्र में पहुँचे कैसे। इस कब्र को यहाँ पर दफना कौन गया, ये भी नहीं पता चल पाया। मगर अब पुष्पक को पूरी बात समझ आ गई कि आखिर सारे जेल से बरी हुए अपराधी यहाँ पर आते क्यों थे। और शायद इस कब्रिस्तान के मुर्दे ही थे जो इन चीज़ों की रखवाली किया करते थे, ताकि ये चीज़ें गलत हाथों में ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस रात जब मैं अपनी साइकिल लेकर फैक्ट्री से वापस घर जाने के लिए निकला तो वक्त काफ़ी हो चुका था। रात का अंधेरा पूरे आसमान को घेर चुका था।
उस रात आसमान पर चांदनी भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शायद वो अमावस की काली रात थी। मैंने ज्यादा कुछ सोचे समझे बगैर साइकिल लिया और वापस घर की ओर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। और रात 10 बजे तक तो हमारा गांव पूरी तरह से जैसे खाली ही हो जाया करता है। ऊपर से ये रास्ता, इस सुनसान रास्ते पर तो ना कोई घर है और ना ही कोई दुकान। ना जाने कितने ही लोगों ने मुझे मना किया था कि अगर ज़्यादा रात हो जाए तो कारखाने में ही रुक जाना, मगर मैं नहीं माना। मुझे तो अपना घर ही पसंद है। इसलिए मैं इतनी रात गए भी अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। ठंड का मौसम था और कहीं ना कहीं साइकिल चलाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। सर्दी से मेरी नाक बह रही थी, मगर फिर भी जैसे तैसे मैं आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा के झोंके जब चेहरे से टकराते तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई बर्फ फेंक कर मार रहा हो। मगर फिर भी मैं आगे बढ़ने लगा और तेजी से पेडल मारते हुए साइकिल चलाए जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से मेरी साइकिल का वजन बढ़ गया हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक ही साइकिल का वजन कैसे बढ़ सकता है? मैंने सिर झुकाकर आगे के चक्के पर नजर डाला तो आगे का चक्का बिल्कुल ही सही सलामत था। हवा भी भरपूर थी जिससे मैं अपने घर तक पहुंच सकता था। और मैंने सिर घुमाकर जैसे ही पिछले चक्के को देखना चाहा कि मेरा दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरी साइकिल के पीछे एक आदमी बैठा हुआ था। उसका पूरा चेहरा जैसे सड़ा हुआ था। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी और पूरा शरीर ऐसा था जैसे पूरे शरीर में खून ही ना हो, और पूरा शरीर जैसे कागज सा सूख गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इंसान है कौन और मेरी साइकिल पर आकर कौन बैठ गया। मगर तभी मैंने उसके पैरों पर ध्यान दिया तो पाया कि उसके दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है, कुछ और जो इंसानों से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मैं जानता था कि अगर मैंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया तो मेरी मौत पक्की। इसलिए मैं बिना डरे बहुत धीरे धीरे साइकिल चलाए जा रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे ऐसा एहसास दिलाया कि मैंने उसे देखा ही नहीं तो फिर शायद वो मुझे कुछ नहीं करेगा। मेरे हाथ डर से थर-थर कांप रहे थे, मगर फिर भी मैं किसी तरह साइकिल लेकर आगे बढ़े जा रहा था। पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मगर जैसे तैसे मैंने साइकिल चलाना जारी रखा। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब मुझे पीछे से आवाज़ आई, बस यहीं रोक दो। मैंने तुरंत ही साइकिल रोकी और फिर किसी ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत बहादुर हो, जाओ। फिर मैंने अपना साइकिल लिया और जैसे तैसे घर पहुंच गया। मगर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो इंसान था कौन, या फिर इंसान नहीं, वो आत्मा थी कौन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।